हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां मालदीव में मुइज्जू और यामीन में इंडिया आउट को लेकर मची होड़। चीन का पहला गुलाम फिर शुरू करेगा ये कैंपेन। जी हां, तो वहीं बताएंगे। बांग्लादेश के मदरसा में चल रहा था इंडिया आउट कैंपेन। जी हां, हुआ सबसे बड़ा खुलासा, जिसके बाद मच गया हड़कंप। साथ ही पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले के बाद अब जापानियों पर बड़ा अटैक। तो वहीं आपको बताएंगे, जहां पर मतदान केंद्र से मात्र 500 मीटर दूर हुआ बड़ा ब्लास्ट, जवान घायल, साथ ही कहीं चली गोलियां तो कहीं पथराव किया गया है। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां मालदीव में मुइज्जू और यामीन में इंडिया आउट को लेकर मची होड़। चीन का पहला गुलाम फिर शुरू करेगा ये कैंपेन। दरअसल मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने ऐलान किया है कि एक बार फिर देश में इंडिया आउट कैंपेन चलाया जाएगा। जी हां, उन्होंने कहा कि मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों के संबंध में चिंताओं का कोई हल नहीं निकल सका है। ऐसे में देश भर में फिर से इंडिया आउट कैंपेन की आवश्यकता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से रिहा होने के बाद यामीन ने यह ऐलान किया है। वाबू आरा द्वीप को पट्टे पर देने के संबंध में रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में यामीन को 11 साल की जेल की सजा हुई थी और वो पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सका था। उनको सजा के निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय ने पलट दिया है। इसके बाद यामीन रिहा हुए। गुरुवार को अपनी रिहाई के बाद यामीन ने भारत के खिलाफ फिर एक बार रुख दिखाया। उसने कहा कि वो सत्ता में नहीं रहने से परेशान नहीं है और सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। फिर से एक बार इंडिया आउट कैंपेन को जारी करेंगे। जी हां, यानी कि फिर एक बार मालदीव भारत विरोधी कृत्य करने वाला है। ऐसे में भारतीयों का जवाब तो मिलना बेहद जरूरी ही था। जी हां, सही सुना आपने। बॉयकॉट मालदीव ने कर दिया कमाल। मुइज्जू के देश में भारतीयों की संख्या में भारी गिरावट आ गए। ताजा आंकड़े अभी आए हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बताते हैं, मालदीव के नेताओं ने भारत के खिलाफ अभियान चलाया था, लेकिन उनके भारत विरोधी अभियान का असर अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। मालदीव में बड़ी संख्या में भारतीय जाते थे, लेकिन अब इसमें बड़ी गिरावट देखी जा रही है। इस साल जनवरी के तिमाही में केवल 34,847 भारतीय मालदीव पहुंचे हैं, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 56,208 यात्री मालदीव पहुंचे थे। यानी भारत से मालदीव जाने वालों की संख्या में 38% की गिरावट आई है। ये संख्या 2019 की पहली तिमाही से भी कम है, जब 36,053 भारतीय यात्रियों ने मालदीव का दौरा किया था। कोरोना महामारी के बाद 2021 से 2023 तक भारतीयों के लिए पहला सबसे बड़ा बाजार था। साथ ही साथ भविष्य में अगर कोई मालदीव जाना चाह रहा होगा दोस्तों भारतीय, तो उसको आप क्या सलाह देंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मालदीव का अल्टरनेटिव आप लोग किसको मानते हैं, बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बता दें, बांग्लादेश से बहुत बड़ी और चौंका देने वाली खबर का बड़ा खुलासा। इंडिया आउट कैंपेन मदरसा में चलाया जा रहा था बांग्लादेश के। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बांग्लादेश के मदरसों में भारत विरोधी कृत्य सामने आए हैं, जहां पर उनको भारत विरोधी चीजें पढ़ाई जा रही थी। बांग्लादेश से भारतीयों को और भारत के सामानों का बहिष्कार करने की लर्निंग करवाई जा रही थी, जिसके बाद बांग्लादेश की सरकार भी हकमे में आ गई है। अब देखना ये होगा कि इस पर भारत क्या कदम उठाता है। साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तान में चीनी हमले के बाद अब जापानियों पर बड़ा आत्मघाती हमला, 2 लोगों की मौत की बड़ी खबर। जी हाँ, इस बीच माना जा रहा है कि पाकिस्तान में सीपीईसी प्रोजेक्ट पर लग सकता है ताला। जापानी नागरिकों पर हमले के बीच देश छोड़ सकते हैं चीनी नागरिक। दरअसल पाकिस्तान में जिस तरह से विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे यही लगता है कि जिन्ना के देश में आतंकवादियों की हुकूमत चल रही है। पाकिस्तान में पहले चीनी नागरिकों पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अब जापानी नागरिकों को भी आतंकी हमले का शिकार बनाया गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची में शुक्रवार को एक आत्मघाती बम हमले में आतंकवादियों ने जापानी नागरिकों के वाहन को निशाना बनाया है। हालांकि इस हमले में सभी जापानी नागरिक बाल बच गए हैं। स्थानीय पुलिस का कहना है कि कराची में मोटरसाइकिल पर सवार आतंकवादियों ने जापानी नागरिकों को ले जा रही वैन में टक्कर मारने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा गार्डों ने एक आतंकवादी को गोली मार दी, जबकि दूसरे ने खुद को उड़ा लिया। सरकार को उखाड़ फेंकने और इस्लामी शासन का सख्त ब्रांड स्थापित करने की कोशिश कर रहे इस्लामी आतंकवादियों ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान पाकिस्तान में कई खूनी हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें कुछ अलगाववादी समूहों ने चीनी सहित विदेशियों को निशाना बनाया है। दोस्तों ऐसे में आप या हम कोई भी ये नहीं कह सकता कि उन आतंकवादियों ने जापानियों को जापानी समझकर ही उड़ाने की कोशिश की थी या उनको भी चीनी नागरिक ही समझकर उड़ाने की कोशिश की गई। इस बात का खुलासा भी नहीं हो पाया है, लेकिन लगातार विदेशियों पर, खास करके चीनी नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। साथ ही साथ बता दें, फिलीपींस को मिला चीन का काल। भारत ने सौंप दी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ड्रैगन की दादागिरी पर लगेगी लगाम। जी हाँ, भारत ने फिलीपींस
फिलीपींस को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की पहली खेप सौंप दी है। भारत से C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट प्लेन की मदद से इन मिसाइलों को फिलीपींस के हवाई अड्डे तक पहुंचाया गया है। ये पूरा सौदा 37 करोड़ 50 लाख डॉलर का है। भारत ने दोस्त फिलीपींस को ये ब्रह्मोस मिसाइल ऐसे समय पर दिया है जब चाइना के साथ उसका तनाव अपने चरम पर है। फिलीपींस की नौसेना अमेरिका के साथ सबसे महंगा युद्धाभ्यास कर रही है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए फिलीपींस ने यह मिसाइल भारत से खरीदी है। ब्रह्मोस को भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिसे रशिया के सहयोग से बनाया गया है। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज हमला करने वाली क्रूज मिसाइल का तमगा हासिल है। इस मिसाइल को भारत के नागपुर से C-17 विमान पर लाद कर अब फिलीपींस पहुंचाया गया है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, बस्तर में मतदान केंद्र से 500 मीटर दूर ब्लास्ट में जवान घायल, CM विष्णुदेव ने जताया दुख। बता दें, छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। इस लोकसभा क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्र माओवादी प्रभावित हैं। इस बीच शुक्रवार सुबह घोर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में एक मतदान केंद्र से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर यानी UBGL सेल ब्लास्ट हुआ। इस घटना में CRPF का एक जवान घायल हुआ। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा है कि बस्तर लोकसभा में जारी मतदान के बीच बीजापुर में UBGL ब्लास्ट होने से मतदान केंद्र की सुरक्षा में लगे एक जवान के घायल होने के दुखद सूचना प्राप्त हुई। घायल जवान के उचित इलाज के निर्देश दिए हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर है। जवान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। शेल फटने से CRPF का एक जवान जख्मी हो गया। साथ ही आप भी दोस्तों उनको गेट वेल सून अपने जवान को जरूर कहिएगा। साथ ही साथ दुबई में आई बाढ़ का क्या है हिंदू मंदिर कनेक्शन, इस्लामिक मौसम विशेषज्ञ फैला रहे हैं अफवाह। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात में हाल के दिनों में आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। दुबई में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। दुबई में जिधर देखिए उधर पानी ही पानी नजर आ रहा था। दुबई एयरपोर्ट पर पानी भरने के बाद करीब 300 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। वहीं सड़क पर पानी भरने की वजह से कारें पानी में डूब गई। कुछ लोगों की मौत की भी खबरें आई है। इसी बीच अब कुछ लोग अफवाह फैलाने में जुट गए हैं कि अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनने की वजह से तबाही आई है। जी हाँ, UAE के पड़ोसी देश ओमान में आई बाढ़ की वजह से 19 लोगों की मौत हुई। इस तरह की बारिश के बाद अरब के लोगों की चिंता बढ़ गई है। दूसरी तरफ कुछ लोग अब इसका कनेक्शन हाल में बने अबू धाबी में इस मंदिर से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बारिश को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसी में से एक पाकिस्तानी पत्रकार नाइला इनायत की तरफ से शेयर किया गया वीडियो है, जिसमें कहा जा रहा है कि अरब वो धरती है जहां से भूतों को हटाने का काम कई 100 साल पहले हुआ। उसी अरब की धरती पर फिर से भूतों की पूजा की जा रही, यानी मंदिर का निर्माण हुआ है। इससे खुदा नाराज हो गया है और इसी वजह से UAE में बाढ़ आया है। बहरहाल दोस्तों, इन अफवाह फैलाने वाले खास करके पाकिस्तानियों को क्या आप जवाब देंगे जो UAE को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं मंदिर बनवाने को लेकर? साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान को पड़ोसियों से नहीं लड़ना चाहिए। जी हाँ, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को याद आया भारत संबंध सुधारने की वकालत। जी हाँ, पाकिस्तान के पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने बृहस्पतिवार को सिख तीर्थ यात्रियों के एक समूह से मुलाकात की, जिनमें से अधिकतर भारत से आए। उन्होंने याद किया कि उनके पिता नवाज शरीफ ने कहा था कि देश को अपने पड़ोसियों के साथ नहीं लड़ना चाहिए। बैसाखी उत्सव में शामिल होने के लिए भारत से लगभग 2400 सिख मौजूदा समय में पाकिस्तान की यात्रा पर है। मरियम ने करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब में लोगों को संबोधित करते हुए अपने पिता और 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उद्धृत किया। हमें अपने पड़ोसियों से नहीं लड़ना चाहिए, हमें उनके लिए अपना दिल खोलने की आवश्यकता है। सिख तीर्थ यात्री पहले सिख गुरु नानक देव की समाधि पर मत्था टेकने के लिए बृहस्पतिवार को करतारपुर साहिब पहुंचे, तो वहीं मरियम ने वहां उनसे मिलने के लिए भी योजना बनाई थी। ऐसे में जिस प्रकार से अब पाकिस्तान भारत प्रेम दिखा रहा है, क्या आपको नहीं लगता दोस्तों आज पाकिस्तान गर्त में जा चुका है? उसको लगता है कि भारत ही उसे गर्त से निकाल सकता है, तो अब उसे ऐसे में भारत याद आ रहा है। साथ ही साथ बता दें, एक साथ 3 देशों में बड़े हमले इजराइल ने ईरान के अलावा इन देशों में भी बरसाई मिसाइलें। बता दें, बीते हफ्ते 13 अप्रैल की आधी रात ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए थे। इसके बाद सही कयास लगने शुरू हो गए थे कि इजराइल जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा और अब ठीक एक हफ्ते बाद शुक्रवार को इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन ये हमला सिर्फ ईरान पर ही नहीं हुआ, बल्कि 2 और देशों पर इजराइल ने अटैक किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के अलावा इराक और सीरिया को भी निशाना बनाकर हवाई हमला किया। कहा यह जा रहा है कि इराक की राजधानी बगदाद में एक बिल्डिंग को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की गई। इस बिल्डिंग में एक उच्च स्तरीय मीटिंग हो रही थी, जिसमें ईरान समर्थित कई ग्रुप और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सदस्य शामिल थे। जी हाँ, सीरिया की कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इजराइल के हवाई हमलों में दक्षिणी सीरिया के सुवेदा और दारा प्रांतों में सीरियाई सेना के अड्डों को निशाना बनाया गया। तो वहीं आपको बता दें,
अमेरिकी डिप्लोमेट अतुल केशव ने दी शुभकामनाएं, कहा लोकतंत्र का महाकुंभ मेला है इंडिया का नेशनल इलेक्शन। जी हाँ, अमेरिका के प्रमुख राजनयिक और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष अतुल केशव ने भारत की जनता को बधाई देते हुए कहा है कि भारत में होने वाला राष्ट्रीय चुनाव लोकतंत्र का महाकुंभ मेला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में अतुल केशव ने भारतीय तिरंगे की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा है कि भारत के महान लोगों को हार्दिक बधाई, क्योंकि वे हमारी प्रजाति के पूरे इतिहास में सबसे बड़ा चुनावी अभ्यास शुरू कर रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि 970 मिलियन यानी 97 करोड़ योग्य मतदाताओं और 1.2 मिलियन यानी 12 लाख मतदान स्थलों के साथ भारत का राष्ट्रीय चुनाव लोकतंत्र का महाकुंभ मेला है। तो दोस्तों, इनकी बातों से कौन कौन एग्री है कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ बता दें, इजरायली ड्रोन भी बन रहे हैं, भारत में तेजी से फैल रहा है ड्रोन का बाजार। बता दें, इधर भारत में चुनाव हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में कई जगह जंग भी चल रही है। भारत इन जंगों में सीधे रूप से कहीं शामिल तो नहीं है, लेकिन कहीं युद्ध खत्म करने हेतु बातचीत की पहल कर रहा है, तो कहीं किसी देश के साथ संकट के समय कुछ खास सहयोग भी कर रहा है। ताजा युद्ध ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है और इजराइल की सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी हर्मिज ड्रोन का उत्पादन भारत में भी हो रहा है। हैदराबाद स्थित अडानी एल्बिट एडवांस्ड सिस्टम इंडिया लिमिटेड उस हर्मिज 900 ड्रोन का निर्माण किया है, जिसका उपयोग इजरायली सेना युद्ध में करती आ रही है। दरअसल हर्मिज ड्रोन बनाने वाली इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स ने भारत की अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ मिलकर इस ड्रोन का उत्पादन इजराइल के अलावा भारत में भी शुरू किया है। हर्मिज 900 एक अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहन है जो वर्तमान में इजराइल के हमास और ईरान के साथ संघर्ष में सक्रिय रूप से तैनात है। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मतदान के दौरान हुआ बड़ा पथराव, भाजपा बूथ अध्यक्ष घायल। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए आज 19 अप्रैल को मतदान हो रहा है। चुनाव के पहले चरण के चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के कूच बिहार क्षेत्र से लोगों द्वारा पथराव की खबर सामने आई है। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें लोग चिल्लाते हुए पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भाजपा ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के चंदामारी में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को रोकने के लिए पथराव किया, जिसमें भाजपा के बूथ अध्यक्ष घायल हो गए। कूच बिहार के पोलिंग बूथ के बाहर लोगों द्वारा जो पत्थरबाजी करते हुए वीडियो सामने आया है उसमें लोग चिल्लाते हुए भी नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान हो रहा है। 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान के मद्देनजर सभी बूथों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। खास तौर से पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं को रोकने की कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, मणिपुर में मतदान केंद्र पर चली गोलियां, 3 लोगों की मौत की बड़ी खबर। लोकसभा के प्रथम चरण का आज चुनाव हो रहा है। ऐसे में मणिपुर में भी 2 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। इसी बीच मणिपुर में एक मतदान केंद्र पर गोलियां चली। इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इनर मणिपुर लोकसभा सीट पर शुक्रवार को मणिपुर के मोइरांग क्षेत्र के थमन पोपकी में एक मतदान केंद्र के पास बदमाशों के एक समूह ने कई राउंड फायरिंग की। इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। गोलीबारी से उन मतदाताओं में दहशत फैल गई है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतार में खड़े थे। वायरल हो रहे एक वीडियो में गोलियों की आवाज के बीच लोग मतदान केंद्र से बाहर भागते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, अमित शाह जी ने गांधीनगर लोकसभा सीट से किया नामांकन। 7 मई को होनी है वोटिंग। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बीजेपी की पारंपरिक गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन कर दिया है। गांधीनगर की सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद अमित शाह ने कहा कि जिस सीट से लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रतिनिधित्व किया, उस सीट का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनता के लिए ढेरों काम किए हैं। उन्होंने गांधीनगर से नामांकन दाखिल कर कहा कि आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ के मतदाता हैं। जिस सीट से दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रतिनिधित्व किया, वहीं से प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। ये मेरे लिए गौरव का विषय है। बहरहाल आप लोग इस पर जो भी कहना चाहे दोस्तों अपनी राय अवश्य स्पष्ट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। साथ ही साथ ये सभी की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। मिलता है अगली बड़ी खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।